एक जंगल बहुत ज़्यादा हसीन और हरा भरा था। उस जंगल में हर तरफ खुशहाली थी, पर उसका कारण सिर्फ एक ही था। उस जंगल में स्थापित शक्तिशिला तोते महाराज। जब तक हमारे जंगल में ये शक्तिशिला है, तब तक हमारे जंगल को कुछ नहीं हो सकता। ये जंगल ऐसे ही हरा भरा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा एक झील के पास बैठा हुआ था। कालू कौवा, अरे वाह, क्या मौसम है! हमारे जंगल में तो मज़ा आ रहा है। पर तभी उस झील में से एक जलपरी बाहर आती है। कालू कौवा, अरे बाप रे, ये क्या है? एक जलपरी! कोई मुझे बचाओ, ये जलपरी मुझे खा जाएगी। जलपरी, डरो मत कालू कौवे, मैं जानती हूँ इस पूरे जंगल में तुम ही वो पक्षी हो जो मेरा ये काम कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। कालू कौवा, अरे जलपरी, पर मैं तुम्हारे काम कैसे कर सकता हूँ? तुम तो पानी में रहती हो और मैं ज़मीन पर। जलपरी, कालू कौवे, देखो, तुम्हारे जंगल में एक शक्तिशिला है जो मुझे चाहिए। उसी की वजह से तुम्हारा जंगल एकदम हरा भरा रहता है। तुम वो मुझे ला के दे दोगे? कालू कौवा, पर क्या करोगी तुम उस शक्तिशिला का? जलपरी, कालू कौवे, मैं उस शक्तिशिला को अपनी झील में ले जाऊंगी। इसकी वजह से मेरी झील भी बिल्कुल पवित्र हो जाएगी। अगर तुम मुझे वो ला दोगे तो मैं तुम्हें समंदर से बहुत सारा खजाना ला के दूंगी। धीरे धीरे पूरा जंगल सूख जाता है। तोते महाराज, मीनू बीनू, जंगल से किसी ने शक्तिशिला चुरा ली है। अब क्या होगा इस जंगल का? ये तो बर्बाद हो जाएगा। मीनू चिड़िया, नहीं तोते महाराज, मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। मैं उसे ढूंढ कर वापस लाऊंगी और अपने जंगल को बचा कर रहूंगी। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से फ़ौरन जाती है और एक गुफे में पहुँचती है, जहाँ उसकी दोस्त जादुई परी रहती है। जादुई परी, मीनू चिड़िया, मैं जानती हूँ वो शक्तिशिला कहाँ है। वो उस झील के अंदर है। उसे वो जल परी लेकर गई है। मीनू, मुझे वो शक्तिशिला वापस लाना होगी, नहीं तो ये जंगल बर्बाद हो जाएगा। आप मुझे वरदान दे दो कि मैं झील में आराम से जा सकूं। फिर क्या था, जादुई परी अपने जादू से मीनू चिड़िया को भी एक मछली जैसा बना देती है। फिर मीनू चिड़िया बिल्कुल डरी नहीं और वो झील में चली जाती है। झील बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मीनू चिड़िया बस उस जल परी को ढूंढ रही थी। काफ़ी देर ढूंढने के बाद जल परी और शक्तिशिला मीनू चिड़िया को मिल जाती है। मीनू, जल परी, ये शक्तिशिला वापस करो, ये हमारी है। जल परी, नहीं नहीं नहीं, अब से ये यही रहेगी। इस शक्तिशिला से तुम सब पक्षी सिर्फ जंगल को ठीक रखते हो, पर हमारे इस झील का क्या है, कितनी ख़राब हो गई है। पर तुम सबको सिर्फ जंगल की पड़ी है। मीनू, जल परी, हमसे गलती हो गई है। झील भी हमारे जंगल में आती है, इसलिए अब ये शक्तिशिला मैं झील के पास लगवाऊंगी। फिर हमारी झील और जंगल दोनों ठीक रहेंगे। जल परी को मीनू चिड़िया की बात समझ आ जाती है और फिर मीनू चिड़िया उस शक्तिशिला को झील के पास जंगल में रख देती है, जिसकी वजह से अब जंगल और झील दोनों हसीन और खूबसूरत हो गए थे। जलपरी भी खुश थी और तोते महाराज भी।
अब वो जंगल दोबारा से हरा भरा हो जाता है। मीनू चिड़िया आसमानी नीले पंख और पीले परों वाली एक खूबसूरत चिड़िया थी। अपने प्यारे से घोंसले में वो अपने शौहर सोनू चिड़ा और बेटी गुड़िया चिड़ा के साथ रहा करती थी। जंगल में इस जगह सुकून और खुशहाली थी। हर सुबह मीनू अपने घोंसले से निकलती और सूरज की किरणों में अपने परों को फैलाकर उड़ा करती थी। उसका घोंसला एक बड़े से आम के दरख्त पर था, जहां से पूरा जंगल नजर आता था। एक खुशनुमा सुबह मीनू पेड़ों की टहनियों पर इधर उधर कूद रही थी, जब उसकी निगाह एक चमकदार चीज पर पड़ी। ये एक रंगीन जुगनू था, जो सूरज की किरणों में हीरे की तरह चमक रहा था। उसकी रंगत इतनी खूबसूरत थी कि मीनू से रहा नहीं गया और वो उसके करीब चली गई। मीनू खुशी से फुदक उठी और जुगनू को गौर से देखने लगी। जुगनू अपने शैल में छुपा था, लेकिन उसकी चमक मीनू को अपनी तरफ खींच रही थी। अचानक जुगनू हिलने लगा और उसके अंदर से एक रसदार कीड़ा निकला। कीड़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कि वो अपनी नई दुनिया को देख रहा हो। मीनू ने कीड़े को चोंच में दबाने का ही सोचा था कि एक बड़ा काला कौवा उनके ऊपर से गुजरा। काला कौवा जंगल का एक डरपोक लेकिन लालची परिंदा था, जो हमेशा आसान शिकार की तलाश में रहता था। काला कौवा अपनी चोंच से कीड़े को खाने की गर्ज से बोला, ये मेरा शिकार है, दूर हटो। मीनू गुस्से में आ गई और बोली, ये गलत है, ये छोटा सा कीड़ा किसी का नुकसान नहीं कर रहा। काला कौवा मीनू की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने उन पर हमला कर दिया। काले कौवे की चोंच तेज और ताकतवर थी, लेकिन मीनू भी हिम्मत वाली थी। दोनों के बीच एक जबरदस्त जंग शुरू हो गई। लेकिन सोनू चिड़ा, जो अपनी बहादुरी के लिए जाना चाहता था, ये सब दूर से देख रहा था। वो बिजली की तरह मीनू के पास पहुंच गया और काले कौवे को ललकारा, काला कौवा, अगर तुझमें हिम्मत है तो सामने आ। सोनू चिड़ा की तीखी चोंच और पंजों को देखकर काला कौवा डरा। उसने पहले तो हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन सोनू चिड़े के जज्बे को देखकर वो पीछे हट गया। कालू कौवे की बीवी रानी कौवी भी वहीं थी। रानी कौवी को अपने शौहर की ये हरकत बर्दाश्त नहीं हुई। उसने मीनू और सोनू चिड़े से माफ़ी मांगी और काले कौवे को समझाने की कोशिश की। कालू, ये क्या कर रहे हो? जंगल के कानून का एहतराम करो। कालू कौवा मानने को तैयार नहीं था। तभी मीठी आवाज में गाने वाला होशियार मिठू तोता उधर आया। मिठू तोता जंगल का सबसे समझदार परिंदा था। उसने देखा कि जंगल में झगड़ा हो रहा है, तो वो फौरन उस तरफ उड़ा। मिठू तोते ने पूरे मामले को समझा और काले कौवे को सही रास्ते पर लाने का फैसला कर लिया। मिठू तोते की ये बातें सुनकर काले कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ़ कर दो, काले कौवे ने कहा। मुझसे गलती हो गई। मुझे भूख लगी थी और मैंने अपना गुस्सा इस छोटे कीड़े पर निकाल दिया। उसने मीनू और सोनू चिड़ा से माफ़ी मांगी और जंगल के सभी चिड़ियों से वादा किया कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा। रानी कौवी ने भी मीनू से दोस्ती कर ली। मीनू, सोनू चिड़ा, गुड़िया चिड़िया, रानी कौवी और मिठू तोता सभी जंगल में खुशी से रहने लगे। जंगल के सभी चिड़ियों ने ये सीखा कि हमेशा सच का साथ देना चाहिए। जंगल की जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार में चलने लगी। हर दिन एक नया रंग लेकर आता था। जंगल के सभी जानवर और परिंदे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे।
मीनू और सोनू चिड़ा अपनी बेटी गुड़िया को जंगल के कानून और आपस की मोहब्बत के बारे में सिखाने लगे। वो उसे बताते कि किस तरह से हमेशा सच का साथ देना चाहिए और कमज़ोरों का सहारा बनना चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये कहानी माँ और बेटी की है, जिसमें बेटी चिड़िया अपनी चिड़िया माँ की रक्षा करती है। माँ, आप मुझे घर में अकेला छोड़कर जंगल में दाना ढूंढने जाती हो तब मुझे बहुत डर लगता है। मैं तो एक मिनट भी आपके बगैर नहीं रह सकती हूँ। मैं जानती हूँ गुड़िया, तुम एक पल भी मेरे बगैर नहीं रह सकती हो, परंतु मैं भी क्या करूँ, मुझे तुम्हारे लिए भोजन लाना होता है, इसीलिए तुम्हें छोड़कर जाती हूँ। नहीं माँ, मुझे नहीं पता, अब से मैं भी आपके साथ रोजाना भोजन लेने जाऊंगी। ठीक है बेटा, डरो मत, अब से तुम रोजाना मेरे साथ भोजन लेने चलना। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और कालू, आखिर कब तक मुझे ऐसी गरीबों वाली जिंदगी गुजारनी पड़ेगी? आखिर तुम कब अमीर होगे? रानी, मैं क्या करूं? मैं जितना भी पैसे कमाने की कोशिश करता हूं, उतना ही पैसों से दूर हो जाता हूं। मैंने सब काम करके देख लिए, झूठ बोला पक्षियों से, उनके घरों में चोरियां की, परंतु हर बार मैं पकड़ा ही जाता हूं। कालू, ऐसे छोटे मोटे काम करोगी तो तुम्हारा जिंदगी भर कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हें अब कुछ बड़ा करना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मैं ऐसा क्या बड़ा काम करूं जिससे हम कुछ ही समय में अमीर हो जाएं? अरे मूर्ख कौवे, तुम्हें कुछ पता भी है या फिर नहीं? तुम्हारी वो कजन बहन है ना, मीनू चिड़िया, अगर एक बार वो किसी तरह मर जाए तो उसका सारा पैसा तुम्हारा हो सकता है। अरे क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? मीनू चिड़िया का सारा पैसा मैं कैसे ले सकता हूँ? मीनू चिड़िया की बस एक छोटी सी बेटी है, उसके आगे पीछे और कोई भी नहीं है। अगर किसी तरह तुम उस मीनू चिड़िया की हत्या कर दो तो हम बड़ी आसानी से उसकी सारी जायदाद को हड़प सकते हैं। उसकी बेटी हमारा क्या ही कर लेगी। अरे वाह रानी, तुम्हारे शैतानी दिमाग में ये आइडिया तो बहुत कमाल का आया है। अब तुम देखना, मैं मीनू चिड़िया को अपने जाल में फंसाकर उसकी सारी दौलत अपने कब्जे में कर लूंगा। फिर अगले दिन कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर पे पहुंच जाता है। मीनू चिड़िया, जल्दी से मेरे साथ चलो। रानी को पता नहीं क्या हो गया है, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। आराम से कालू भैया, मैं आपके साथ चलती हूँ, चिंता मत कीजिए। गुड़िया बेटी, मैं यूं गई और यूं आई, तुम घर में ही रहना। फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे के साथ उसके पीछे पीछे जंगल में निकल जाती है, परंतु कालू कौवा मीनू चिड़िया को घर ले जाने की बजाय एक पुरानी गुफा में लेकर आता है। अरे कालू भैया, आप मुझे घर ले जाने की बजाय यहाँ क्यों ले आए? क्या रानी बहन यहाँ पर कहीं है? हाँ, वो सामने देखो ना, रानी वहीं पर है, वहीं है सामने रानी। मीनू चिड़िया सामने दिखती है, परंतु कालू कौवा उसी समय उसके सर पर एक डंडे से वार करता है और बेचारी मीनू चिड़िया बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। हो गया इस चिड़िया का काम। अब इस चिड़िया को इस गुफा में ही छोड़कर चला जाता हूँ। यहाँ पर अक्सर खूंखार चीलें आती रहती हैं, कोई न कोई चील आकर इसे अपना शिकार बना लेगी और फिर इस चिड़िया की मृत्यु और इसकी सारी की सारी जायदाद हमेशा हमेशा के लिए मेरी। मीनू चिड़िया को घायल करने के बाद कालू कौवा वहाँ से अपने घर चला जाता है। रानी, बहुत खुशी की खबर है, मैंने अपना काम कर दिखाया। उस मीनू चिड़िया को मार डाला मैंने। अब हम उसकी सारी की सारी दौलत पर कब्जा कर सकते हैं। अरे वाह कालू, तो फिर देर किस बात की है? चलो जल्दी से उस मीनू चिड़िया के घर पे चलते हैं और उसकी बेटी को घर से फौरन से बाहर निकालते हैं। अब से उसके घर में सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे। फिर रानी कौवी और कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर पे पहुँचते हैं। आप दोनों, मेरी मामा कहाँ है? मामा कहाँ है मेरी?
मार डाला, हमने तुम्हारी माँ को मार डाला। हाँ, हमें तुम्हारी माँ की सारी दौलत चाहिए थी, इसीलिए हमने उसे अपने जाल में फंसाया और उसकी हत्या कर दी। तुम्हारी माँ अब मर चुकी है और अब से तुम भी इस घर में नहीं रह सकती। निकल जाओ इस घर से बाहर। क्या आप दोनों ने मिलके मेरी मम्मा को मार दिया? आप दोनों बहुत ज्यादा बुरे हैं। मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगी, अच्छे सबक सिखाऊंगी आपको। अरे इतनी सी चिड़िया की बच्ची हमें धमकी दे रही है, ये हमें सबक सिखाएगी। जा जल्दी से इस घर से निकल जा, वरना तेरी माँ के पास तुझे भी भेज दूंगा। कालू कौवा और रानी कौवे मिलकर मीनू चिड़िया की बेटी को उसी के घर से बाहर निकाल देते हैं। मैं अपनी मामा से कभी दूर नहीं रही, परंतु इन दोनों दुष्ट पक्षियों ने मुझे मेरी मामा से हमेशा के लिए दूर कर दिया। परंतु अब इन्होंने मुझे मेरी मामा से दूर करा है। मैं इन दोनों को सही सबक सिखाऊंगी, नहीं छोड़ूंगी इन दोनों को। वहीं दूसरी तरफ जिस गुफा में मीनू चिड़िया थी, उसी गुफा में मिट्टू तोता भोजन ढूंढता आ जाता है। अरे ये तो मीनू चिड़िया है, ये इस गुफा में क्या कर रही है? अरे ये तो बेहोश है और कितनी ज्यादा घायल है। इस गुफा में तो चीलें आती जाती रहती हैं। मुझे मीनू चिड़िया को यहाँ से फौरन ले जाना होगा, वरना अगर किसी चील ने ऐसे देख लिया तो वो इसे अपना भोजन बना सकती हैं। फिर मिट्टू तोता मीनू चिड़िया को वहाँ से उठाकर अपने घर ले जाता है और मिट्टू तोता मीनू चिड़िया का इलाज करना शुरू कर देता है। वहीं कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया के घर में अय्याशी कर रहे थे। वो मीनू चिड़िया के पैसों से बहुत सारे फल मंगा कर खा रहे थे। मैं अपनी माँ के हथियारों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मुझे अब एक ऐसा उपाय मिला है जिससे मैं इन दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये हमेशा याद रखेंगे। ऐसा सोचने के बाद गुड़िया चिड़िया उड़ती हुई एक चील के घोंसले में पहुंचती है। वहां से गुड़िया चिड़िया एक चील के बच्चे को उठा लेती है और वहां पर एक चिट्ठी रख देती है। गुड़िया चिड़िया उस चील के बच्चे को उठाकर कालू कौवे के घर में फेंक देती है। कुछ समय बाद जब चील को उसका बच्चा कहीं नजर नहीं आता, तो वो सामने घोंसले में पड़ी हुई उस चिट्ठी को पढ़ती है। मैं कालू कौवा हूँ और मैंने तुम्हारे बच्चे को अपना भोजन बनाने के लिए तुम्हारे घोंसले से अगवा कर लिया है। अब मैं उसे मजे लेकर खाऊंगा। अगर हिम्मत है तो मुझे ढूंढ लो कालू कौवा। मैं इस कौवे को छोड़ूंगी नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घोंसले से मेरे ही बच्चे को उठाकर ले गया। फिर क्या था, चील पूरे जंगल में कालू कौवे को ढूंढने लगती है। कुछ ही समय में ढूंढते ढूंढते चील को कालू कौवे का पता मिल जाता है। नहीं चील, हमें नहीं पता तुम्हारा ये बच्चा हमारे घर में कैसे आया। मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर नहीं लाया। बचाओ, कोई बचाओ हमें। मैं तो शांति से अपने घोंसले में सो रही थी, परंतु तुम दोनों कौवा कौवी ने मेरे बच्चे को अगवा करके बहुत बड़ी गलती की है। अब मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे वे चील उन दोनों कौवा कौवी को वहीं पर जान से मार देती है और फिर अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद गुड़िया चिड़िया वापस अपने घर में रहना शुरू हो जाती है। तोता मीनू चिड़िया का इलाज कर रहा था। कुछ ही दिनों में मीनू चिड़िया भी ठीक हो जाती है और वे वापस अपने घर पे आ जाती है। गुड़िया चिड़िया मीनू चिड़िया को देखकर बहुत खुश होती है और उसे सब कुछ बताती है। माँ, मैं आपके बगैर तो रहना सीख गई थी, परंतु अब आप मुझे दोबारा से कभी छोड़कर नहीं जाना। नहीं मेरी गुड़िया, अब तो बिल्कुल चिंता मत करो। अब से मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ऐसे वो माँ और बेटी दोबारा से हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं। मीनू चिड़िया के पास एक प्यारी सी गाय थी जिसका मीनू चिड़िया बहुत ख्याल रखती थी। वो गाय साधारण गोबर नहीं करती थी, बल्कि हर बार वे गाय सोने का गोबर करती थी। ये लो मेरी प्यारी गाय, खाना खा लो, तुम्हारे भोजन का समय हो गया है। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें देसी घी और मक्खन बहुत ज्यादा पसंद है, तभी तुम ये खाना नहीं चाहती हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी मक्खन लेकर आती हूँ।
फिर मीनू चिड़िया जल्दी जल्दी जाती है और घर से एक मक्खन की टिकिया लेकर आती है। ये लो मेरी प्यारी गाय, ये मक्खन खा लो, ये तो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। फिर गाय बड़े मजे से वो मक्खन खा लेती है। गाय भी मीनू चिड़िया के पास बहुत खुश थी, क्योंकि मीनू चिड़िया ने बचपन से उस गाय को पाला था। सब कुछ खाकर गाय का पेट इतना भर जाता है कि वो उसी समय गोबर कर देती है। परंतु वे गोबर साधारण नहीं बल्कि चमकदार सोना होता है। अरे वाह, ये गाय तो जादुई है, खाती है हमारी तरह आम भोजन और मल मूत्र में निकालती है सोना, वो भी इतना चमकता हुआ। अभी अपने मामा पापा को ये बात जाकर बताता हूँ, वो सुनेंगे तो दोनों खुशी से पागल ही हो जाएंगे। राजू कौवा जल्दी जल्दी से वहाँ से जाता है और फौरन से अपने घर पे पहुँचता है। क्या हुआ मेरे बच्चे, इतना हाँफते हुए क्यों आ रहे हो? मामा पापा, मैं जो देख कर आ रहा हूँ ना, अगर आप दोनों को बताऊंगा तो आप तो खुशी से पागल हो जाओगे। अरे राजू कौवे, ऐसा क्या देख लिया तुमने? जो भी देखा है हमें भी बताओ, ताकि हम भी उसे जाकर देख सकें। हाँ मामा, आप जानती हो ना मीनू आंटी को, मीनू आंटी के पास एक गाय है। हाँ जानती हूँ मैं उस मीनू चिड़िया को, हर समय बस उस गाय के पीछे ही पड़ी रहती है। ऐसा लगता है वो गाय नहीं बल्कि उसकी माता जी हैं। हाँ रानी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने भी कई बार देखा है। वो अपनी गाय को कभी पनीर खिलाती है तो कभी देसी घी खिलाती है। जो वो खुद नहीं खाती होगी वो अपनी गाय को खिला देती है। पापा, मीनू आंटी बहुत ज्यादा तेज है, आपको कुछ भी नहीं पता। उनकी गाय साधारण भोजन खाती है, परंतु वे साधारण मल मूत्र नहीं करती। और राजू कौवे, तुम क्या हवा में उड़ते हुए सभी पक्षियों के मल मूत्र देखते हो? पापा, आज मैंने देखा कि मीनू आंटी की गाय ने सोने का गोबर करा था, सोने का। मीनू आंटी उस सोने के गोबर को बेच कर बहुत अमीर हो सकती है। अरे क्या, सोने का गोबर ऐसा कैसे हो सकता है? मामा, मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। उनकी गाय पनीर और देसी घी खाती है और फिर सोने का गोबर करती है। रानी कवि, अगर हम किसी तरह से उस मीनू चिड़िया की वे गाय चुरा लें तो फिर उसके सोने के गोबर को बेच के हम तो बहुत अमीर हो सकते हैं। फिर हमें भोजन ढूंढने की भी कोई जरूरत नहीं होगी, बस अपने घर में लेटकर आराम करेंगे मजे से। हाँ कालू, हमें उस मीनू चिड़िया की वो गाय चोरी करनी होगी, परंतु उसे पता नहीं चलना चाहिए बिल्कुल भी। हाँ रानी, तो मुझे कुछ पैसे दो, मैं अभी जंगल जाकर मीनू चिड़िया की जैसी एक साधारण गाय लेके आता हूँ, जो मीनू चिड़िया की गाय से मिलती जुलती होगी। फिर हम रात में उन दोनों गाय को आपस में बदल देंगे। फिर कालू कौवा पैसे लेकर मीनू चिड़िया जैसी गाय लेने के लिए निकल जाता है। अरे भाई, मुझे व्हाइट और ब्लैक कलर की गाय दे दो। अरे कालू कौवे, बस ये ब्लैक कलर की गाय ही बची है, बाकी सारी गाय बिक गई हैं। अरे क्या, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें ब्लैक वाली गाय लेनी है तो ले लो, वरना जाओ यहाँ से। एक काम करता हूँ, ये ब्लैक वाली गाय ही ले लेता हूँ। फिर घर जाकर इस गाय पर सफेद कलर कर दूंगा, फिर ये बिल्कुल मीनू चिड़िया जैसी हो जाएगी। फिर कालू कौवा उस ब्लैक कलर की गाय को अपने घर पर लेकर आ जाता है और फिर सभी मिलकर उस काली गाय पर सफेद रंग कर देते हैं और वे गाय अब बिल्कुल मीनू चिड़िया की जैसी दिखने लगती है। अरे वाह पापा वाह, ये गाय तो बिल्कुल मीनू आंटी की गाय से मिल रही है। अब तो हम इस गाय को आसानी से बदल सकते हैं। हाँ, अब बस रात का इंतजार है। रात होते ही मैं इस गाय को मीनू चिड़िया की गाय से बदल दूंगा। रात हो जाती है और कालू कौवा अपनी उस गाय को लाकर मीनू चिड़िया की गाय से बदल देता है। फिर कालू कौवा बिल्कुल देरी नहीं करता और रात ही रात में उस मीनू चिड़िया की गाय को लेकर वहाँ से चला जाता है।
मीनू चिड़िया तो बेचारी घर के काम करके थक गई थी और सो रही थी, परंतु उसे क्या पता था कि उसकी गाय चोरी हो चुकी है। अगले दिन कालू कौवा उस गाय को बहुत सारा भोजन खिलाता है ताकि वे गाय बहुत सारा गोबर करे। अब देखना, ये गाय अब सोने का गोबर करेगी और फिर उसे बेचकर मैं कितना अमीर हो जाऊंगा। ऐसा ही होता है। भोजन करने के बाद वे गाय वहाँ पर सोने का गोबर कर देती है। कालू, हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए। इस गाय ने सोने का गोबर करा है। अब इस गोबर को बेच के हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। रानी, मजा आ गया, मजा आ गया। अब तो मैं इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बनूंगा। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया की गाय आज साधारण गोबर कर रही थी। तभी मीनू चिड़िया को शक हो जाता है कि ये उसकी गाय नहीं है। अरे, ये मेरी गाय को क्या हो गया? लगता है इसका पेट खराब है आज, तभी तो आज ये साधारण भोजन कर रही है। परंतु तभी वहाँ से एक बादल जा रहा होता है। अरे, यहाँ तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा और मुझे बहुत जोर की सुसु भी आ रही है। एक काम करता हूँ, यहीं पर सुसु कर लेता हूँ। फिर बादल की वजह से उस गाय पर बहुत सारा पानी गिरता है, जिसके कारण उस गाय का रंग उतर जाता है और वो अपने असली काले रंग में आ जाती है। अरे बाप रे, ये तो सच में मेरी गाय नहीं है। मेरी गाय तो सफेद रंग की थी, परंतु ये तो काली गाय है। लगता है कल रात को किसी ने अपनी गाय मेरी गाय से बदल दी और मेरी गाय चोरी हो चुकी है। मुझे इस पूरे जंगल में अपनी गाय को कैसे भी ढूंढना होगा। फिर क्या था, मीनू चिड़िया पूरे जंगल में अपनी गाय को ढूंढ रही होती है। तभी मीनू चिड़िया को कौवे का परिवार नजर आता है, जो कि उसके जैसी गाय के पास बैठा होता है। कालू कौवे, ये मेरी गाय है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाय को चुराने की? मेरी गाय ही सोने का गोबर करती थी और तुमने मेरी गाय को चुरा लिया। मम्मा मीनू चिड़िया, मैंने तुम्हारी गाय को नहीं चुराया। ये तो खुद ही चलकर मेरे पास आ गई होगी शायद। तुम सब्र करो कालू कौवे, तुम्हारी शिकायत तो मैं जंगल के तोते महाराज से करूंगी। जब वो तुम्हें बंदी बनाएंगे तभी तुम्हें समझ आएगा। नहीं मीनू चिड़िया, तोते महाराज से कुछ नहीं कहना, तोते महाराज से कुछ नहीं कहना। मैं आइंदा से कभी चोरी नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। मीनू चिड़िया को काले कौवे पर बहुत गुस्सा आता है, परंतु वे उसे माफ कर देती है और फिर अपनी गाय को लेकर वहाँ से चली जाती है। मेहनत करने के बाद भी कालू कौवे के परिवार के हाथ कुछ भी नहीं आता, उनकी चोरी किसी काम नहीं आती। फिर क्या था, वे सब दोबारा से अपने घर में चले जाते हैं और किसी नई चोरी की तैयारी करने लगते हैं। ये कहानी एक ऐसे जंगल की है जो पहले बहुत ज्यादा हरा भरा हुआ करता था, परंतु फिर एक पक्षी के वहाँ आने से वे पूरा जंगल सूख गया। एक दिन एक कौवा जिसका नाम कालू था, वे दूसरे जंगल से आता है और सुंदरवन जंगल के एक पक्षी से मिलता है। मेरा नाम कालू कौवा है और मैं पक्षीपुर जंगल से आया हूँ। मैंने यहाँ की खूबसूरती के बारे में बहुत सुना था, परंतु आज मैं इतनी खूबसूरती और सुंदरता देखकर एकदम मोहित ही हो गया। यही तो बात है हमारे जंगल की, यहाँ का वातावरण एकदम साफ और शुद्ध है, तभी तो हमारा जंगल इतना ज्यादा सुंदर है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। पहले मैं पक्षीपुर जंगल से यहाँ पर सिर्फ घूमने आया था, परंतु यहाँ घूम घूम के अब लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ दिन रह ही जाना चाहिए और यहाँ की सुंदरता को और गौर से देखना चाहिए। अच्छा, आप पक्षीपुर जंगल से आए हो। मैंने सुना है वहाँ के पक्षी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और आप भी मुझे देखने में पढ़े लिखे ही मालूम होते हो। हाँ, मैंने बहुत पढ़ा लिखा है, परंतु मैं इस जंगल में रुककर अपना कुछ काम करना चाहता हूँ। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, परंतु तुम्हें मेरे काम में साथ देना होगा। अरे कौवे भाई, बिल्कुल, इसमें पूछने की क्या बात है। आप हमारे जंगल में आए हो, आप हमारे मेहमान हो, मैं आपका हर काम में साथ दूंगा। कालू कौवा चाहता था कि उस जंगल का भी विकास हो जाए और वो जंगल भी बदलकर एक मॉडर्न जंगल जैसा हो जाए। इसीलिए कालू कौवे ने उस जंगल में रुक के उस जंगल का पूरा नक्शा बनाया था, ताकि वो उस जंगल को पूरा मॉडर्न कर सके। फिर जब कालू कौवे का काम पूरा हो जाता है तो वे नक्शा लेकर सोनू चिड़े के पास पहुंचता है, परंतु सोनू चिड़ा कुछ पक्षियों की बातें सुन रहा था।
अरे वाह, ये सोनू चिड़िया तो बहुत काम का पक्षी है। लगता है इसकी जंगल में बहुत चलती है। सभी पक्षी इसको अपना मसला बता रहे हैं और ये सभी को उसका हल बता रहा है। फिर कालू कौवा जहाँ सभी पक्षी खड़े थे वहीं पर चला जाता है। अरे कालू भैया, आप आइए आइए। पक्षियों, ये हमारे कालू भैया हैं। पक्षीपुर जंगल से आए हैं, जहाँ सब पढ़े लिखे पक्षी होते हैं वहाँ से, और इन्हें हमारा जंगल बहुत पसंद आया है, इसीलिए ये यहीं पर रह रहे हैं। पक्षियों, आपका जंगल बहुत सुंदर है, परंतु हमें इस जंगल के विकास के लिए काम करना होगा। मैं इतने दिन से इस जंगल में इसीलिए रुका हुआ था ताकि मैं इस जंगल के बारे में सब कुछ जान सकूं। एक बार इस जंगल का विकास हो गया तो सभी पक्षियों को हर चीज की सहूलत होगी और ये जंगल सुंदर भी और ज्यादा हो जाएगा। पक्षियों, मुझे लगता है कालू भाई सही कह रहे हैं। हमें इस जंगल की तरक्की के बारे में भी सोचना चाहिए। पक्षियों, अगर आप सब कहते हो तो कल से ही हम दोनों मिलकर इस जंगल के विकास पर काम करना शुरू कर देंगे। ऐसे कालू कौवा सभी पक्षियों को बहला फुसला कर उनसे परवानगी ले लेता है। अगले ही दिन से जंगल के अंदर जंगल के सारे पेड़ धीरे धीरे कटना शुरू हो जाते हैं। उस कालू कौवे ने तो बोला था कि जंगल का विकास करेंगे, परंतु ये तो हमारे जंगल को बर्बाद कर रहा है। जो हमारे पेड़ हैं उनको ही काट रहा है। अरे, यही तो चाइलों वाली सोच है तुम जैसे पक्षियों की, तभी तो हमारा जंगल तरक्की नहीं कर पाता। वो पढ़ लिख कर आया है, जो भी कर रहा होगा सोच समझ के ही कर रहा होगा, उसे करने दो। ऐसे कालू कौवा धीरे धीरे उस जंगल के सारे पेड़ों को काट देता है। पूरे जंगल में सीमेंट की जमीन और सिर्फ पक्के घर ही नजर आ रहे थे। जंगल की असल खूबसूरती अब कहीं खो चुकी थी। ऐसे जंगल का विकास होने के कुछ समय बाद कालू कौवा तो वापस अपने जंगल चला जाता है, परंतु सुंदरवन जंगल के पक्षी अब काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उस जंगल का वातावरण अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा था। पक्षियों, हमने बहुत बड़ी गलती की जो उस कालू कौवे की बात मान के इस पूरे जंगल का विकास करवा दिया। विकास के नाम पे उसने यहाँ पर सीमेंट की जमीन बना दी और पक्के घर बना दिए। इस जंगल में अब एक भी दरख्त नहीं बचा है। हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। अब तो इस जंगल में सांस लेना भी मुहाल हो गया है। मेरा तो दम घुटने लगा है। अरे पक्षियों, चिंता मत करो, ये जंगल दोबारा से ठीक हो जाएगा। यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ है। हम फिर से पेड़ पौधे उगाएंगे और पेड़ पौधे आराम से उग जाएंगे। सोनू चिड़े, तुम तो बोलो ही मत, ये सब कुछ तुम्हारे कारण ही हुआ है। ना तुम उस कालू कौवे की बात मानते, ना ये सब कुछ होता। और उपजाऊ जमीन पहले थी इस जंगल की, अब नहीं है। सिर्फ ये सब कुछ सीमेंट है, इस पर पेड़ पौधे कभी नहीं उगेंगे। मीनू चिड़िया, तो फिर हम क्या करें? अपने जंगल को कैसे ठीक करें? ऐसे इस तरह से इस जंगल में रहना तो अब आसान नहीं है। पक्षियों, आप सब चिंता न करें। मैं आज शाम को बूढ़ी कौवे के पास जा रही हूँ। उनके पास इस चीज का जरूर कोई न कोई इलाज होगा। फिर शाम होने से पहले पहले मीनू चिड़िया निकल जाती है और शाम होने तक मीनू चिड़िया बूढ़ी कौवे के पास पहुँच जाती है। तुम सभी ने अपनी कुल्हाड़ी से अपने ही पैर पे वार किया है। अब भुगतो। अब तुम्हारी जमीन पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही है, जहाँ पर पेड़ पौधे आसानी से उग जाएं। अब तुम्हारे जंगल का कुछ नहीं हो सकता। बूढ़ी कवि, कृपया मदद कीजिए, कुछ रास्ता निकालिए। हम सब पक्षी अपने जंगल को छोड़ना नहीं चाहते, हमेशा से यहीं पर रहना चाहते हैं और अपने जंगल को ठीक करना चाहते हैं। अच्छा, तो ठीक है, ये लो, ये एक मिट्टी से भरी हुई तावीज है। इस तावीज को ले जाकर अपनी पक्की सीमेंट की जमीन में गाड़ देना। फिर सुबह होने पर तुम्हारे जंगल में एक मिट्टी का पेड़ उग जाएगा। उस मिट्टी के पेड़ से तुम जितनी मिट्टी निकाल कर भी पेड़ पौधे उगाओगे, वो बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे और एक वक्त बाद तुम्हारा जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा। जी बूढ़ी कवि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसा ही करती हूँ। अभी जाकर इस ताबीज को जमीन में गाड़ देती हूँ। मीनू चिड़िया ऐसा ही करती है। वो उस ताबीज को वहाँ से ले जाकर जंगल के बीचों बीच गाड़ देती है।
फिर अगले दिन जब सभी पक्षी जमा होकर देखते हैं तो जंगल में एक मिट्टी का बड़ा और विशाल सा पेड़ उगाया था। पक्षियों, बूढ़ी कवि ने कहा है कि सभी इस पेड़ से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले जाकर अपने घरों में और आसपास उस मिट्टी से पेड़ पौधे उगाओ। मीनू चिड़िया, परंतु इस मिट्टी से पेड़ पौधे कैसे उगेंगे? हमारी जमीन तो सीमेंट की है। तोते, ये कोई आम मिट्टी नहीं है। इस मिट्टी से अगर तुम पेड़ पौधे उगाओगे तो वो बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे। चलो अब जल्दी जल्दी से सभी काम से लग जाओ। फिर क्या था, सभी पक्षी उस पेड़ से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर हर जगह पर छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाने लगते हैं। कुछ ही समय में जंगल के पक्षी उस पूरे जंगल में बहुत सारे पौधे लगा देते हैं। पक्षियों, हमने तो अपना काम कर दिया, अब बाकी जैसा ऊपर वाला चाहे, हमें अब इंतजार करना होगा। फिर काफी महीने गुजरने के बाद पक्षी देखते हैं कि उनके पेड़ पौधे जो उन्होंने लगाए थे वो अब काफी बड़े हो रहे हैं। धीरे धीरे उस चमत्कारी मिट्टी की वजह से उनके जंगल में दोबारा से दरख्त ही दरख्त भर जाते हैं और उनका पूरा जंगल दोबारा से हरा भरा हो जाता है। पक्षियों, आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। हमने जो मेहनत करी थी सब हमारे सामने है। हमारा जंगल दोबारा से हरा भरा हो गया और वापसी इसकी खूबसूरती लौट आई। अब तो यहाँ का वातावरण भी बहुत ज्यादा साफ सुथरा हो चुका है। जंगल के ठीक होने पर सभी पक्षी बहुत ज्यादा खुश थे, परंतु सोनू चिड़िया थोड़ा सा उदास था। पक्षियों, मीनू चिड़िया, आप सभी मुझे क्षमा कर दो। मेरे ही कारण ये जंगल पूरा खराब हो गया था, परंतु मीनू चिड़िया की मेहनत से ये जंगल आज दोबारा हरा भरा हो गया है। मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। सोनू चिड़े, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। परंतु ख्याल रखना, आइंदा से किसी पक्षी की बातों में आकर अपने जंगल को नुकसान नहीं पहुँचाना। ऐसे उस जंगल में सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है और सभी पक्षी दोबारा से खुशहाल जिंदगी गुजारने लगते हैं।